हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए थे हमारे, उनसे आए हुए क्वेश्चंस आज मैंने उठाए हैं। मैं सोच रही थी कि बच्चे पेपर देंगे आगे तो कम से कम हम सिलेबस तो करते रहते हैं, कम से कम जो पहले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी करके जाएं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आगे उठ जाएं। ठीक है, तो आप बात को समझना। एस्टेट के पेपर में आए हुए ये क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। 2019, 20, 21, 22 यूं करके हरियाणा जीके जहां जहां मतलब जिस जिस साल हमेशा पूछी जाती है 10 नंबर में, वो करवा रही हूं मैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है ये कि आपके सीईटी में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस तो वही रहा है ना हरियाणा जीके का। तो ये क्लास सीईटी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एचटेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। सैटरडे को, आज है थर्सडे, कल बच्चों कोई क्लास नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं है। आपकी क्लास परसों आएगी, परसों भी आपको बड़ी क्लास मिलेगी, संडे को भी आपको बड़ी क्लास मिलेगी। बड़ी क्लास का मतलब ये है कि लगभग आपका सिलेबस एक बार फिर से सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको मैं रिवाइज कराऊंगी। अब बात को समझना, आपका परसों बच्चों मैं आपको हिंदी कराऊंगी। ठीक है, हिंदी मेरी बड़ी क्लास रहेगी जिसमें मैं पूरी हिंदी आप लोगों को परसों रिवाइज करा दूंगी। तो सभी बच्चे तैयार रहना परसों के लिए। हर एक बच्चे को परसों हिंदी की क्लास मिलेगी, सभी बच्चों को। ठीक है, लगभग देखते हैं 6, 7, 8 घंटे जितने भी होती है। जब तक हमारी हिंदी का परसों सिलेबस नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको हिंदी कराऊंगी। अब मैं क्वेश्चन उठाऊंगी, क्वेश्चन के साथ साथ में सारे टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, अभी मैं तैयारी ही कर रही हूं। मैं कल पूरे दिन हिंदी की ही तैयारी करूंगी, परसों आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, देखो एक टीचर तैयारी करता है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि इसको सब्जेक्ट नहीं आता। इट मीन्स आपको बेस्ट से बेस्ट, हर एक टीचर को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो वो अपडेट करके आराम से तसल्ली से मैं परसों आपको हिंदी की क्लास दूंगी। ठीक है, अच्छा उससे नेक्स्ट डे संडे को ध्यान पूर्वक सुनना, हिंदी की क्लास मिलेगी आपको शनिवार को। और बच्चों हम अब पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके की। हमने देखा, आपने देखा होगा जितनी अपन ने क्लास ली है ना हरियाणा जीके की, वो बेहद हमारी स्टैटिक जीके की रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री के कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब की बार मेरी कोशिश ये है कि जो संडे को क्लास आएगी ना, काफी बड़ी क्लास लेंगे हम और खूब आराम से तसल्ली से मैं परसों संडे को आपको लगभग सारी हरियाणा की हिस्ट्री पूरी करा दूंगी। संडे को हरियाणा जीके की क्लास है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे, और शनिवार को आपको क्लास मिलेगी बच्चों हिंदी की। तो दोनों दिन सैटरडे संडे आपको बड़ी बड़ी क्लास मिलेंगी, जिसमें कोशिश ये रहेगी क्लास में कि सारे का सारा सिलेबस आपको रिवाइज करा दो। ठीक है बच्चों, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एचटेट वाले बच्चे भी 26-27 जुलाई से पहले सारा सिलेबस रिवाइज करा के भेजूंगी। फिर आपको हो सकता है सोमवार, मंगलवार या बुधवार एक दिन फिर मैं आपको साइकोलॉजी की भी बहुत बड़ी क्लास दूंगी, चिंता मत करो। और फिर मेरी कोशिश है बच्चों मैं आपको जीएस कराऊं, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं हम, साइंस लगा लो या फिर उसमें हम हिस्ट्री का कुछ पोर्शन लगा लो, हमारी जीके का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का। एक दिन पॉलिटी की बड़ी क्लास रहेगी, एक दिन एंशिएंट मिडवल मॉडर्न की क्लास रहेगी। कुल मिला के कोशिश ये है, मैंने जैसे कल भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें भी आप लोगों को बोला है कि मैं आपकी सीईटी की अच्छे से तैयारी करवा के भेजूंगी, जीके प्लस जीएस की। ठीक है, ऐसे ही आपको आपका पेपर है एचटेट का, उसके मैंने क्वेश्चन उठाए हैं हरियाणा जीके के। ये सीईटी में भी आने वाले क्वेश्चन हैं और एचटेट में भी। हो सकता है पिछली बार एचटेट में आए थे, अब की बार सीईटी में आ जाए। कुल मिला के आज हम हरियाणा जीके पढ़ते हैं। चलो, और जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी मैं परसों की क्लास में दे दूंगी। बस परसों का ये ध्यान रखना है, परसों बच्चों आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। सभी बच्चे जुड़ना, बेहद इंपॉर्टेंट हमारी परसों क्लास रहेगी। ठीक है, देखो चाहे एस्टेट का पेपर देना, सीईटी का, हर जगह हिंदी आएगी, नंबर नहीं कटेंगे अगर आप लगातार जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूं आपको हिंदी, वैसे आपने पढ़ना चाहत तो। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी बच्चा अगर बैच लेके पढ़ना चाहता है तो बच्चों मैंने डिवाइन स्टडी ऐप पे हिंदी करा रखी है, पूरा सिलेबस हिंदी। देखो वहां पे भी बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस में 199 वहां पे है। ठीक है, डिवाइन स्टडी ऐप पे मैंने हिंदी करा रखी है, वहां से भी देख सकते हो। आ रही है बात समझ? जो चाहते हैं कि मैं पूरा सिलेबस करूं एग्जाम ओरिएंटेड, आप वहां पे सारा सिलेबस कर लेना। क्वेश्चंस अपने सैटरडे को होंगे। ठीक है, शनिवार को जाएंगे। और सिलेबस मैंने यहाँ करा रखा है, डिवाइन स्टडी ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड करके अपनी हिंदी का बैच ले लेना। सारा जिसको चाहे, जो जिनको लगता है कि जरूरत है कि हमें हिंदी पढ़नी चाहिए, सारा सिलेबस करा रखा है। क्वेश्चन अपने चैनल पे चल ही रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं।
चलो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमने ये टॉपिक्स किए हुए हैं या नहीं, मतलब ये सब जीके जो आई हुई है हमने की हुई है ना, लगभग लगभग आप वो क्वेश्चन देखोगे जो आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, और ये PYQ है सारे एचटेट के। ठीक है, चलो आओ बच्चों पढ़ो पहला ही क्वेश्चन, बड़े ही आसान क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, तिलियार झील कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है बच्चों, तिलियार झील हमारी रोहतक में है। कहाँ पे है बच्चों? रोहतक में है। इसका उत्तर है बी। एक बात याद रखना। दूसरी आप याद रखोगे, दमदमा झील कहाँ है बच्चों? दमदमा झील, दमदमा झील है मेरे प्यारे बच्चों गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आपको याद रखना है सबसे बड़ी झील है और 3000 एकड़ में फैली हुई दमदमा झील, 3000 एकड़ में फैली हुई हमारी दमदमा झील है और ये स्थित है गुरुग्राम में। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, फिर कर लेते हैं हम बात जींद की। जींद में बच्चों बुलबुल झील है। क्या है? बुलबुल झील। ये आप याद रखोगे। बुलबुल झील का है मेरे प्यारे बच्चों? जींद में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा रखोगे याद, गुरुग्राम में है हमारी दमदमा झील, 3000 एकड़ में है। ठीक है, अच्छा बुलबुल झील है बच्चों जींद में। बुलबुल झील कहाँ है? जींद में। अब मैं बात करूं फरीदाबाद की। देखो बच्चों, और एक है ना, सारे बच्चे कहते रहते हैं कि मैम रेगुलर क्लास लो, रेगुलर। चिंता ना किया करो, अगर मैं किसी एक दिन क्लास नहीं लेती हूँ इसका मतलब है अगले दिन जरूर कोई बड़ी क्लास आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ी सी शांति बना के रखा करो। आपसे ज्यादा कहीं मुझे ज्यादा चिंता है, आपसे चिंता मत करो। मेरे भी दिमाग में है कि आपको सीईटी की तैयारी कैसे करानी है, स्टेट की तैयारी कैसे करानी, बड़े ही सिस्टमेटिक वे से और बढ़िया तरीके से आपको मैं सारा सिलेबस करा के भेजूंगी। चिंता ना करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, जो बच्चे अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, वो सभी बच्चे अपने चैनल से पढ़ सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन, ताकि आपको पता लगती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सी क्लास किस टाइम पे आ रही है। ठीक है बच्चों, मैं तो आपकी संडे को भी छुट्टी नहीं करती हूँ। अब की बार संडे को अपने चैनल पे क्लास नहीं थी, लेकिन साइकोलॉजी की क्लास तो थी जीके बाय प्रदीप सर चैनल पे अपनी साइकोलॉजी की। तो कहाँ छुट्टी थी? कोई छुट्टी नहीं कर रही। जैसे मैं छुट्टी नहीं कर रही ना पढ़ाने की, तो आपको भी कोई छुट्टी नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई की कोई भी छुट्टी मत कर लेना कि सोचो कि आज संडे है, घर के सारे काम निपटा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सारी चीजें यहीं रहनी है, कहीं कुछ नहीं जाना। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ चला जाएगा आपका। ठीक है, सिलेक्शन तक आराम से सिर्फ एक ही बात पे फोकस रखो। कोई काम देखो, काम जरूरी होते हैं, उनको कोशिश किया करो जल्दी निपटा के पढ़ने की। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैं बात कर लेती हूँ फरीदाबाद में कौन सी है? अरावली। अरे क्या बता रही हूँ, अरावली। हाँ, अरावली की यहाँ पे क्या है? अरावली बड़खल झील। अरावली की पहाड़ियों में बड़खल झील है, जिसका कि निर्माण 1947 में हुआ था। 1947 इसलिए लिख दिया बच्चों क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। बड़खल झील कहाँ है? अरावली हिल्स की तलहटी में है ये बड़खल झील। ठीक है, जैसे देखो पहाड़ हैं, पहाड़ों से पानी आता है, तो आप समझना, पहाड़ों से जब पानी आता है तो वो पानी आएगा तो आपको पता है हमारे जो पाइप होते हैं, पाइप से जब पानी नीचे गिरता है, बारिश आती है तो गड्ढे बन जाते हैं ना। सेम कंडीशन होती है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से बारिश आके जो पानी नीचे आता है गड्ढे बन जाते हैं। तो बच्चों उन गड्ढों में क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा हो जाता है, और वही पानी इकट्ठा होके क्या बन जाती है? झील बन जाती है। तो आपको याद रखना है, कई बार पूछी जाती है अरावली की तलहटी में स्थित कौन सी झील है? तो बच्चों अरावली की तलहटी में स्थित हमारी बड़खल झील ही है, ये बात याद रखना। और इसका कब से है ये? 1947 से। एक झील, पानी गिर करके गड्ढा हो गया, एक सिस्टमेटिक वे से इसको झील का रूप दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से अच्छे से उसके साइड बाई साइड कुछ दीवार पत्थर लगा के सेटिंग सी कर दी, सही सिस्टमेटिक वे कर दिया उसका। तो वही आपको याद रखनी है बड़खल झील। इसका निर्माण 1947 में इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिस्टमेटिक वे से इसको बना दिया गया। ठीक है, रखोगे याद, ये चारों याद रखनी है। गुरुग्राम की है, कौन सी है? दमदमा झील कई बार पूछी जाती है, कितने एकड़ में है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 3000 एकड़ में है। कितने में है? 3000 एकड़ में। अच्छा, फिर आपको याद रखोगे रोहतक में कौन सी है? बड़ी ही आसान सी, तिलियार झील। और पता नहीं HSSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, बाकी इसको बच्चा बच्चा जानता है कि रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार झील, याद रखना। अच्छा, जींद में कौन सी है? बुलबुल झील है। फरीदाबाद में कौन सी है? अरावली की तलहटी में स्थित ये है, ये बड़खल झील। ठीक है, याद रखना बच्चों। आगे बढ़े, इसका उत्तर है बी।
बड़ा ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन था। अगला देखो बच्चों। अच्छा देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका की हम बात करें बच्चों, तो आपको याद रखना है हरियाणा साहित्य है ना, तो हरि के नाम पे ही बनाई गई है। हरिगंधा कौन सी है? हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर हर किसी की पत्रिका होती है, जैसे उर्दू की है शब्द बूंद हो गई, पंजाब इसकी पंजाबी की है जमुना तट हो गई। तो इस तरीके से हर किसी की क्या है, अकादमी की पत्रिकाएं हैं। तो आपको याद रखना हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है बच्चों? हरिगंधा है। ठीक है, याद रखना, हरि के नाम पे ही। अच्छा देखो, अब तिरुपति बालाजी मंदिर हाल ही में कहाँ बनाया गया है? आपको याद रखना है बच्चों, ये तिरुपति बालाजी मंदिर हमारा कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे बनाया गया है? कुरुक्षेत्र में। ये बात आपको याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन स्टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करा रही हूँ, बड़े ही ध्यान पूर्वक देखते रहना। लगभग क्वेश्चन वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं आप लोगों को। मैंने आपको जितनी क्लासेस ले रखी हैं, आप जब इस क्लास को लोगे तो आपको देखोगे कि लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं आपको। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड मैं कहती हूँ कि हाँ पढ़ रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो ना, तो आप मॉक टेस्ट लगाया करो, आपको वहां से पता लग जाएगा कितना कि आपका स्कोर अप हो रहा है, आप कितने की क्वेश्चन मैम के कराए हुए आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अगर कंफर्म करनी है ना, तो बच्चों आप मॉक टेस्ट लगाया करो। मॉक टेस्ट लगाओगे जब आप देखोगे कि ढेरों जहान के क्वेश्चन अपने ही पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूं लगातार क्लासेस लेते रहना, कोई भी क्लास मिस मत करना। आप देख पाते होगे कि मैं तो क्लासेस ज्यादा लेती ही नहीं हूँ, बीच बीच में एक आधे दिन छुट्टी भी कर देती हूँ, जैसे अब कल कोई क्लास नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव सीईटी के रिगार्डिंग जरूर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट्स ये कर रहे हैं कि मैम सीईटी के रिगार्डिंग। बाकी कल क्लास ले लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ले लूंगी बच्चों कल। हरियाणा जीके के ही क्वेश्चन कर लेंगे, चिंता मत करो, लूंगी कल क्लास। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा क्लास ना लू, ले ही लेती हूँ। बाकी मैं सीईटी के रिगार्डिंग आपकी एक वीडियो बनाऊंगी, थोड़ी देर में बना दूंगी। बहुत बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि मैम डोमिसाइल का क्या करें, ओबीसी सर्टिफिकेट में फोटो होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होगा क्या। मैं सारी की सारी सीईटी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसी तरीके से फॉर्म फिल कर देना। ज्यादा सीईटी के फॉर्म को हवा नहीं बनाना, उस फॉर्म को फिल करके अपने फोकस्ड आपको पढ़ने पे रखना है। फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होगा, उसी जब पेपर दोगे उसमें ज्यादा स्कोर करने से जरूर कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी इतना जरूर है कि फॉर्म ही आपने सही तरीके से नहीं भरा तो फिर आगे पेपर देने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो बड़े ही ध्यान पूर्वक भरना है। क्या क्या चीजों का आपका विशेष ध्यान रखना है वो मैं थोड़ी देर में आपके लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, तिरुपति बालाजी मंदिर हाल ही में कहाँ बनाया गया? आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र में बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे एक मैं बता दूं आपको, याद भी होगा मैंने आपको करा रखा है, शीश महल है कहाँ पे? गुरुग्राम में, जिसे हम लाल किले की फुहड़ नकल भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शीश महल को। और ये शीश महल है कहाँ पे? ये है गुरुग्राम में। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आपसे पूछा जाएगा कि उसके ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना वो हमारे सीएम, जब भी जो सीएम होते हैं वही होते हैं। जैसे पहले ये हैं, क्या है ये, खट्टर, मनोहर लाल खट्टर थे, और अब हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी हैं, तो अब वो हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और ये मंदिर मैं आपको बताती रहूंगी, पंचकुला में है मनसा देवी मंदिर। कहाँ पे है? मनसा देवी मंदिर पंचकुला में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे कहाँ पे है भीमेश्वरी देवी मंदिर? आपका बेरी झज्जर में है। ठीक है, अच्छा एक है भीमा देवी, लिख लो, लिख ही देती हूँ। एक बार लिखा हुआ ना नजरों में से निकल जाता है, फिर गलती नहीं होती। बेरी झज्जर की जगह है। बेरी वही जगह है जहां पे हमारे पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा की जन्मस्थली भी है। ठीक है, अच्छा एक है भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर बच्चों कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, ध्यान रखना, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भीमेश्वरी और भीमा में। और मनसा देवी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना? ये दो अलग चीजें हैं, इनको बड़ा ध्यानपूर्वक देख लेना। चलो आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका उत्तर है ए। अगला देखो बच्चों, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है बच्चों, रेवाड़ी में है। कहाँ पे है? रेवाड़ी में।
याद रखना है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों? रेवाड़ी में है, ये याद रखना। अच्छा, एजुकेशन हब हमारा सोनीपत है, आप सभी को पता है। जहाँ पे हमारा NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है? सोनीपत में है। अच्छा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा मैं बात करूँ WUD वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, यहाँ पे ही है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी यहीं पे ही है। मोतीलाल नेहरू यहीं पे ही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ओम प्रकाश जिंदल से संबंधित बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सोनीपत में ही है, ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करूँ यमुनानगर से संबंधित, हमारी सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है बच्चों? यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल हो गया। कागज सिटी जिसे हम पेपर सिटी जिसे बोल देते हैं, पेपर सिटी हमारी यमुनानगर है, जिसकी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कालेसर वन हमारे कहाँ पे है बच्चों? कालेसर वन हमारे यमुनानगर में ही है। यमुना नदी की एंटर कहाँ से है बच्चों? यमुना नदी की एंट्री यमुनानगर के ही आदि बद्री जगह से है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यमुना इस पे सरस्वती की खुदाई के लिए जो काम किया गया 2015 में, वो कहाँ किया गया? वो भी आपको याद रखना है बच्चों, मुगलावली गांव में किया गया था। कहाँ पे? मुगलावली गांव में। मैं जितनी बातें बताती हूँ, सारे क्वेश्चन बताती हूँ, उनको करते चलना। बस जितना बोलती हूँ ना, जो मेहनत कर रही हूँ उसको वेस्ट मत जाने देना बच्चों, ठीक है ना। उसको आराम पूर्वक बड़े ध्यान से पढ़ते रहना। देखो बच्चों, इसका उत्तर है 4th, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों पढ़ो। साहिबी नदी कहाँ निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती? अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, चाहे CET वाले बच्चे हो चाहे एचटेट वाले बच्चे हो, जब पेपर को करोगे ध्यान से सुनना है, बड़ी काम की चीज है। मेरे ऊपर भी अप्लाई होती थी जब मैं पढ़ती थी, आप पे भी अप्लाई हो रही है। जब पेपर को देते हो, लगभग बच्चे 50 से 60%, 60% बच्चे वो होते हैं जो तैयारी करके बैठते हैं। 40% बच्चे वो होते हैं बस कि हाँ फॉर्म भर दिया, क्या पता तुक्का लग जाए। तो वो क्या पता तुक्का वाले 40% होते हैं, पढ़ने वाले 60% होते हैं। इसका मतलब आपकी भीड़ किसके साथ है? आपकी भीड़ पढ़ने वाले 60% के साथ ही है। 40% बच्चे तो आपने वैसे ही पछाड़ दिए। अगली बात सुनना, आप जब आप पेपर को करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस बात का रखना है कि मेरे से ज्यादा पेपर किसी को नहीं आता। हर CET वाले बच्चे को ध्यान रखना, हर एचटेट वाले बच्चे को ध्यान रखना। जब मैं पेपर देती, यही बात मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे, पर मैं मानती नहीं थी। जब मैं प्रैक्टिकली हर चीज को देखा है, अब ये सच्चाई है कि ये अप्लाई होती है। देखो, हर किसी को यही सोच के चलना है कि मेरे से ज्यादा पेपर किसी को नहीं आता। अपने आप में कॉन्फिडेंस इतना रखना है। एक और बता देती हूँ, जैसे CET का पेपर शिफ्टों में आएगा। पहला शिफ्ट होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले में क्या आया है वो दूसरे में बिल्कुल नहीं आएगा, दूसरे में क्या है वो तीसरे में बिल्कुल नहीं आएगा, और तीसरे में आएगा वो चौथे में नहीं आएगा। जिसकी पहले वाले दिन शिफ्ट होंगी, जिसकी अगले दिन शिफ्ट होंगी। तो पहले वाले दिन जब शिफ्ट होती है ना, तो बेहद बच्चे पता है क्या करते हैं, सारी वीडियोज पहले वाले दिन की अगले दिन जरूर पेपर होती है जब देख के जाती हैं। बहुत बच्चे इस बात को ये कहते हैं कि ये बात सही है। अब ये मत कहना मैम बातें करने लगी, आपके काम की बात बता रही हूँ, मुझे याद आ गई, ठीक है। तो बहुत बच्चे ये बात कहेंगे कि मैम पिछले दिन वाले सारे पेपर हमने सोल्व कर लिए। उससे एक कुछ बच्चे जो नीडर होते हैं, सही तैयारी है कि बस अब पढ़ाई छोड़ दी, चलो एनालाइज कर लेते, उनके लिए तो है सही बात। लेकिन कुछ बच्चे, थोड़ा सा एग्जाम का फोबिया भी होता है बहुत लोगों में, जिनको भी फोबिया होना, वो बच्चे पहले वाले दिन का पेपर बिल्कुल मत देख के जाना। क्योंकि हो सकता है पहले ही पेज के 5 क्वेश्चन और आपको 500 नहीं आए, और अगले हो सकता है आपको 90 क्वेश्चन आते भी हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाएगा। इसीलिए हर बच्चे को कोशिश करनी है, जब भी आप पेपर देने जाते हो, जिसको थोड़ा सा एग्जाम का फोबिया है, वो पहले वाले पेपर ना देखें, सिर्फ ये सोचे कि अब जो आएगा वो मैं करके आऊंगा। बस आ रही है मेरी बात समझ? तो ये इस तरीके की हरकतें आपको नहीं करनी। दूसरी बात, पेपर को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है या नहीं, इस बात पे विशेष ध्यान रखना। 2-4 नंबर तो ध्यानपूर्वक पेपर ना पढ़ने की वजह से आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। उन्हीं में से ये क्वेश्चन है जिसमें लिखत नहीं बहती। ये जो है और नहीं, क्या पूछा गया क्वेश्चन, इस बात पे बड़ा ध्यान से देखा करो। यहाँ पे बच्चे आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं और फिर कहते हैं ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, गलत हो गया। अब हो गया ना गलत, नंबर गया ना, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वो नंबर चला जाता है ना, आपके पास कुछ रहता नहीं अगले के लिए, जिसको बता रहे हो उसके लिए एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। और
वही क्वेश्चन आपकी जिंदगी को बनाने का और बिगाड़ने का क्वेश्चन हो सकता है। इसीलिए मैं हर बच्चे से यही सलाह देती हूँ कि जब पेपर देते हो क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में कि आपको आ रहे होंगे, एग्जाम का फोबिया होता है ना, वो आपके स्कोर को घटाते चलते हैं। इसीलिए मैं ये भी कहती रहती हूँ आपको कि डेली मॉक टेस्ट लगाया करो। तो बच्चों डेली मॉक टेस्ट लगाया करो, कोई भी मॉक टेस्ट ले लो। बहुत बच्चे कमेंट्स ये करते हैं मैम कौन सा मॉक टेस्ट लगाए, कौन सा। मैं रियलिटी बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि बुक में कौन सी बुक ले लो, ये बेस्ट है ये बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कोई भी बुक जो आपके पास है जिसमें पेपर दे रखे हैं पहले के, वो ले लो। अब पीछे कोई भी जितने पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन बने बनाए पीछे सरकार के द्वारा दिए हुए क्वेश्चन ही तो है, बुक शॉप पे जाके पूछ के ले लो बच्चों, है ना। कोई भी बुक ले लो मॉक टेस्ट के लिए, कोई भी किसी भी राइटर की। अब मैं कुछ खुद तो बनाती नहीं हूँ, तो आप भी वही जानोगे जितना मैं जानूंगी। बस मैं आपको ये बता सकती हूँ पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको हर हाल में करके जाने हैं। आ रही है बात समझ? चलो, क्योंकि मैं जब करती थी और अब मैंने लगभग 1.5 साल हो गया पढ़ाई छोड़े, तो मैं कैसे बता दूंगी। मैं सिर्फ आपको किस चीज पे काम कर रही हूँ, आपको पढ़ाने पे फोकस्ड है। मेरा फिलहाल सिलेबस पे ज्यादा ध्यान होता है। सॉरी, बाकी काफी देर मैंने बात कर ली, चलो अब आगे आते हैं। कई बच्चे बोल देते हैं मैडम बात ना क्या करो, लेकिन कई बार जरूरी हो जाती है बच्चों को सलाह देनी भी। कंटेंट आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको तरीके से भी आना वो भी एक जरूरी चीज हो जाती है। देखो बच्चों, साइकिल जिले में नहीं बहती साहिबी नदी, रोहतक में नहीं बहती, झज्जर में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में। देखो बच्चों, ये लगभग ये हमारा हरियाणा है ना, तो इस साउथ के जितने भी जिले हैं ना, साउथ के जितने डिस्ट्रिक्ट है उनमें हमारी साहिबी नदी बहती है। जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट दे रखे हो ना, उनको हटा के जो मिड के दे रखे हैं, जो नॉर्थ के दे रखे हैं, जो ईस्ट के दे रखे हैं, जो वेस्ट के दे रखे हैं, इनमें से नहीं बहती, बस इनमें से बहती है। तो इसका मतलब रोहतक मिड में इसी में से नहीं बहती। इसका ये उत्तर हो जाएगा झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, तीनों में से बहती है। याद रखना, आगे पूछ लिया जाए कि साहिबी नदी कहां कहां से बहती है बच्चों, तो आप याद रखोगे झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम से। हो सकता है अब की बार नहीं बहती पूछ ले, अगली बार हो सकता है पूछ ले बहती है, वो बता दो। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम। ठीक है। बाकी आपको देख के, क्लास देख के ये नहीं लग रहा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, तो बच्चों सच्चाई है कि कर रखे हैं। आज क्लास ब्लर हो रही है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आगे। देखो बच्चों, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आप याद रखोगे बच्चों, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। क्या थी बच्चों? हरियाणा विशाल पार्टी। गैर कांग्रेसी थे, ये तो पता लग गया। इसका मतलब अब ये भी तो पता हो ना कि पार्टी कौन सी थी। आप याद रखोगे, गैर कांग्रेसी पार्टी थी, वो थी विशाल, हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका कि चुनाव चिन्ह था बच्चों उगता सूरज। क्या था? उगता सूरज चुनाव चिन्ह था। मैं आपको बता देती हूँ, ये हरियाणा, देखो चलो मैं बता देती हूँ, हमारी हाल फिलहाल में विधानसभा की सीट है 90। बहुत बार बता भी चुकी हूं मैं, पता भी है सभी बच्चों को जो मेरे से भी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सभी को ही पता है। विधानसभा की सीटें हैं हमारी 90। ठीक है, विधानसभा की सीटें अब है 90, लेकिन जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था, उस टाइम पे हमारी विधानसभा की सीटें थी 54। इसका मतलब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना, उस टाइम हमारी विधानसभा की सीटें थी बच्चों 54। याद रखना कितने थी? 54। और आरक्षित थी ना, आरक्षित थी मेरे प्यारे बच्चों 10। कितनी थी? 10। याद रखोगे, 1 नवंबर 1966 को हमारी विधानसभा की सीटें थी 54 और आरक्षित सीटें थी 10। अब मैं इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन कराऊंगी, एक बार बड़े ध्यानपूर्वक देखना। फिर उसी से अगले साल हमें ये महसूस हुआ कि इतनी सीटों से हमारे पूरे हरियाणा को मैनेज करने में समस्या आ रही है, हमें ये जो विधानसभा की सीटें हैं क्यों ना हमें इनको बढ़ा दे, इनको बढ़ाया जाए। तो बच्चों हमने क्या किया, अगले ही साल 1967 में इनको हमने बढ़ा के 81 कर दिया, और जो कि आरक्षित सीट हमने 15 रख दी। कितनी रख दी? 15। इसका मतलब 1967 में हमारी विधानसभा की सीटें हो गई बच्चों 81। ये डेट याद रखनी है, 1966 1967 में 54 सीट थी, आरक्षित थी 10। 1967 में विधानसभा की सीटें होगी 81 और आरक्षित हो गई मेरे प्यारे बच्चों 15। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ उसके 10 साल बाद फिर हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, ये सीटें हमें बढ़ा दी जानी चाहिए। और 1977 से लेके आज हम 2025 के जून में बैठे हैं, तब तक हमारी सीटें विधानसभा की 90 ही हैं। कितनी है? 90। हम 90 + 1 बनाते थे, एक एंग्लो इंडियन बनाते थे जो कि हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। अब वो एक को हटा दिया गया है, राज्यपाल मनोनीत नहीं करते। वो हमने जनवरी 2020 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 2020 के बाद हमने एंग्लो इंडियन की जो हम एक
सीट थी हमारी, उसको हमने हटा दिया गया है। इसका मतलब अब हमारे हरियाणा में केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद हमारे हरियाणा में नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो 1977 में कितनी बनाई गई, 90। और मेरे प्यारे बच्चों आज आरक्षित कितनी है, 17। इसको बड़े ही डिटेल से हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना हर एक बच्चे को। क्या नवंबर 1966 को हमारी सीटें थी विधानसभा की 54, जिसमें से आरक्षित थी बच्चों 10। उसी से अगले साल हमें ये लगा ना कि हमारे हरियाणा को मैनेज नहीं किया जा रहा, हमें एमएलए और करने पड़ेंगे, हमें विधानसभा की सीटें और बढ़ानी पड़ेंगी। तो हमने उसी से अगले साल 1967 में हमने विधानसभा की सीटें बना दी 21 और आरक्षित बना दी बच्चों 15। फिर हमें 10 साल बाद फिर बढ़ाई हमने विधानसभा की, 1977 में हमने कितनी बना दी गई, 90, और हमारी आरक्षित है 17। ये सारी बातें याद रखनी है। और एक कब हटाई गई और कौन सा अमेंडमेंट था, 104वां संविधान संशोधन था। उसके तहत क्या हमने एक जो एंग्लो इंडियन थी उसकी सीट, हमने एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था उसको हटा दिया गया। कब से, जनवरी 2020 से 104वें संविधान संशोधन के तहत। ये सभी बातें हर बच्चे को याद होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, अब मैं आपको ये राव वीरेंद्र सिंह से संबंधित बात बताना चाह रही थी। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमेशा पेपर में आता है, ये मैंने 3-4 बार पहले भी कराया हुआ है। लेकिन जीके का बच्चों कंसेप्ट यही है कि आप जीके को पढ़ो और छोड़ दो, फिर पढ़ो और फिर छोड़ दो, ऐसे बार बार आपकी चीजें सामने से जाती चलेंगी ना, तो वो एक दिन आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएंगी। और यही जीके को पढ़ने का मूल मंत्र भी है, सच्चाई भी यही है। क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स ही हैं हर लगभग हर चीज के। किसी की डेट याद रखनी है, कितनी सीटें बन गई, कौन मनोनीत कर दिया, कौन नियुक्त कर दिया, इस तरीके की। तो ये चीजें तो हमें सिर्फ क्रैम करनी पड़ रही है ना। जब आप इन चीजों को सभी को क्रैम कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, आप इन चीजों को बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, तो आपको परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब आप खुद सोच सकते हो, जब हम छोटे थे तब हमने हरियाणा जी के कभी नहीं पढ़ी, तो अब हमने पढ़ी है। जो टीचर हरियाणा जी के पढ़ाते हैं उनमें आप में डिफरेंस क्या, उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा बार पढ़ लिया है और अभी आपने पढ़ना शुरू किया, एक दिन आपके भी ऐसे ही दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अरे मेरी बात समझ, आपको याद रखना है, जब हमारी 1 नवंबर 1966 को हमारी विधानसभा की सीटें थी 54, उनमें से हमने एक को चुनने का निर्णय लिया, विधानसभा अध्यक्ष। तो वो जो विधानसभा अध्यक्ष हमने चुना, वो उस शन्नो देवी हमारी पहली विधानसभा की अध्यक्ष थी। कौन थी, शन्नो देवी विधानसभा की अध्यक्ष थी। उसको ही हमने विधानसभा का अध्यक्ष इसलिए चुना क्योंकि हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उससे पहले वो पंजाब की उपाध्यक्ष रह चुकी थी, इसीलिए हमने उनको क्या चुना, हमारे हरियाणा की विधानसभा की अध्यक्ष, क्योंकि उनके पास हर चीज को मैनेज करने का, हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो गया था। वो आपको याद रखनी है, ठीक है। 1966 1 नवंबर 1966 को हमने शन्नो देवी को विधानसभा की अध्यक्ष बना दिया। उसी से अगले साल जब हमने उसको क्या किया था, मनोनीत किया था, उससे ही अगले साल जब इलेक्शन हुए मार्च 1967 में, उस टाइम विधानसभा के अध्यक्ष बने राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने, राव वीरेंद्र सिंह। ये बातें आपको याद रखनी है। कुछ दिनों बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये सीएम के पद के लिए खड़े हुए और ये विजयी रहे। ये बातें आपको याद रखनी है। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक से संबंधित आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसका उत्तर है बच्चों सी। लेकिन ये 1966 में चम्मन कब, 81 कब थी, 1967 में, 1977 में 90, और आरक्षित क्या क्या थी जब 1966 में आरक्षित कितनी थी, 1967 में आरक्षित, 1977 में आरक्षित। ये सभी बातें हर बच्चे को याद होनी चाहिए क्योंकि बेहद बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप फिर चाहे सीईटी का पेपर दे लेना, स्टेट का, हमेशा फिर से यही क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। हमारा हरियाणा छोटा सा है तो छोटी सी हमारी हरियाणा जीके है, उसी को घुमा घुमाए थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमा देते और क्वेश्चन तो टॉपिक तो वही बनने हैं ना, ठीक है बच्चों। ये याद रखोगे, देवीलाल हमारे सीएम रहे हैं, बंसीलाल रहे हैं हमारे हरियाणा के पहले सीएम, भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर से संबंधित हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े। चलो, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है। पूछे जा सकते हैं, पहले पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। कंवरपाल थे। कौन थे, कंवरपाल थे, याद रखना बच्चों। अच्छा आगे आओ। देखो
अब देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क से संबंधित सारी बातें लिख दी हैं, सारी की सारी बातें। सुल्तानपुर नेशनल, हमारे हरियाणा में केवल और केवल 2 नेशनल पार्क हैं। एक बच्चों सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, दूसरा हमारा कालेसर है। सुल्तानपुर गुरुग्राम में स्थित है, कालेसर हमारा यमुनानगर में स्थित है। दोनों की विशेष बातें मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा नेशनल पार्क 2 ही हैं, उनसे विशेष जो जो बातें बनती हैं वो हमेशा पेपर में पूछी जाती है। एक बार ध्यानपूर्वक बड़े सुनो। देखो बच्चों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये जिसे हम अब नेशनल पार्क बोल रहे हैं, पहले बच्चों ये नेशनल पार्क नहीं था। एक छोटा सा 1972 में इसको पक्षी विहार बोला गया था, 1972 में। अब पेपर में आता है इसका नाम सलीम अली पक्षी विहार था। अब मेरी बात सुनो कि इसका सलीम अली क्यों नाम था। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा कि सुल्तानपुर के आसपास जो फर्रुखनगर जगह पे है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तानपुर जगह पे जब ये देखा गया, सलीम अली के द्वारा देखा गया कि यहाँ पे सर्दियों के टाइम में इस फिक्स्ड एरिया पे कुछ बाहर से पक्षी आ रहे हैं विभिन्न प्रजाति के, और ये पक्षी यहीं पे रह रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ये पक्षी उड़ के फिर वापस चले जाते हैं। तो देखा गया इसको, फिर वो वैज्ञानिक ने अध्ययन किया हर चीज पे, और उस टाइम हमारे सीएम थे बंसीलाल। बंसीलाल को बताया सलीम अली के द्वारा कि हमारी ये कुछ जगह ना ये आर्द्र भूमि है, इसे कोई विशेष जगह है जो कि यहाँ से अदर कंट्रीज भी यहाँ पे आके विभिन्न विभिन्न प्रजाति के पक्षी आ रहे हैं। तब इस पे देखा गया, उसी से उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया सलीम अली पक्षी विहार। और इसको हमने पक्षी विहार का दर्जा इसलिए दे दिया क्योंकि विहार होता है एक रहने का स्थान और पक्षी वहां पे रह रहे थे, और सलीम अली ने देखा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सलीम अली पक्षी विहार। इसका नाम सलीम अली पक्षी विहार कब पड़ा? 1972 में। ये बात आपको याद रखनी है। फिर जब 1972 में देखा गया तो धीरे 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 जो सारी चीजें देखी गई, आपको याद रखना है 1989 में यही सलीम अली पक्षी विहार था, इसी का नाम कर दिया गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर 1989 ना ऑप्शन में हो तो आपको याद रखना है इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991। एक बार एचएसएससी नेशनल पार्क की डेट मानी 1989, एक बार मानी है 1991। दोनों डेट एक साथ बिल्कुल नहीं आएंगी, जो आपके एग्जाम में हो वही आपको टिक कर देनी है। 1989 लिखा जाए तो 1989, 1991 लिखा हो तो बच्चों 1991। जो ऑप्शन में आपको वही देखना है। अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम में, ये आपको पता लग गया। इसे वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। अभी मैंने बताई थी 1989 लिखा होता तो भी बात सही है, 1991 में एचबीएससी ने माना है तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, यह अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, प्रवासी होते ही वही है कि वो होते हैं कि जो बाहर विदेशों से आके हमारी इस जगह पे रहे। अभी मैंने यही तो बताया है कि 1250 में से लगभग 500 प्रकार की प्रजाति यहाँ पे आ रही थी, तो इसका मतलब भी विशेष जगह होगी। तो दोनों बातें सही हैं। तो क्वेश्चन ही यही पूछा कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की दोनों बातें सही हैं। ए एंड बी दोनों सही हैं। ऑप्शन में कौन सा है? दोनों, ए और बी सत्य हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। अब क्वेश्चन का उत्तर कैसे है वो आप देख लेना, बस आपको ये बातें याद रखनी कि दोनों की दोनों बातें सही हैं। 1991 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। बढ़े अब आगे, चलो बच्चों अगला देखो यहां से बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। स्मारक के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्मारक कहाँ स्थित है। अब आप देखो बच्चों, याद आपको पता है गुजरी महल, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, और पता नहीं मैंने ढेरों बारी आपको गुजरी महल से संबंधित बातें बताई हैं। आपको सभी को पता है, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, गुजरी महल हमारा हिसार में है, ठीक है। कहाँ पे है गुजरी महल? जो आते हैं ना उनको टिक करते चलो, एक आधा नहीं आता होगा तो ऑटोमेटिक वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, शीश महल अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे है। शीश महल है बच्चों फर्रुखनगर में। कहाँ पे है? फर्रुखनगर में। इब्राहिम लोदी का मकबरा हमारा पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। तो देखो, शेख मिर्जा का मकबरा बच्चों थानेसर में है। इसका मतलब 1 2 3 सही लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन सही लाइन में तो लिखे हुए हैं, लेकिन आपको याद भी रखने हैं। शीश महल अभी मैं बता रही थी ना, पेपर में ये भी आ जाता है, लाल किले की फूहड़ नकल कौन सी है? तो वो शीश महल हमारा गुरुग्राम वाला ही है, ये याद रखना है। फर्रुखनगर गुरुग्राम की जगह है, गुरुग्राम ऑप्शन में ना होता, आपको फर्रुखनगर प्रॉपर वही जगह दे दी है। तो आपको याद रखना है बच्चों, शीश महल कहाँ पे है? फर्रुखनगर में है। ये बात आप याद रखोगे। इब्राहिम लोदी का मकबरा याद रखना है बिल्कुल, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी मारे गए थे, लेकिन जहां पे मारे गए हमारे
राजा तो थे ही ना, तो उनका मकबरा बना दिया गया। लड़ाई वही हुई थी पानीपत में, वही इनका मकबरा है, याद रखोगे। कहाँ पे है? इब्राहिम लोदी का मकबरा। गुजरी महल के बारे में मैंने आपको बताया हूँ, आज नहीं बताऊंगी, बेहद बार बताया हूँ, लगभग हर बच्चे को पता भी है। हिसार में शेख मिर्जा का मकबरा बच्चों थानेसर में है, ये बात आपको याद रखना है। शेख चिल्ली का मकबरा भी यहाँ पे है, शेख चिल्ली है वैसे तो मेन तो। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है बच्चों? थानेसर में है, ये बात आपको याद रखनी है। शेख चिल्ली के मकबरे के ठीक पीछे करन का टीला है। करन का टीला नाम आते ही बच्चे करते हैं करनाल में। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ बच्चों, करन का टीला करनाल में नहीं है, करन का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र में ही है, शेख चिल्ली के मकबरे के पीछे। ठीक है, तो करन का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र या थानेसर में, क्योंकि थानेसर कुरुक्षेत्र की ही एक जगह है। तो बच्चों ये बात सही है, 1 2 3 4 जहां ऑप्शन में है वही इसका उत्तर होगा। ये सारी की सारी बातें सही सीक्वेंस में लिखी हुई हैं और ये सारी बातें हर बच्चा याद रखना। आओ बच्चों, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई किससे संबंधित है? बहुत बार बोला गया अंबाले वाली जोहराबाई। क्या है? अंबाले वाली जोहराबाई। नाम ही इसीलिए फेमस है क्योंकि अंबाला से है, और एक ये बहुत अच्छी गजल गायिका है और इनका संबंध है अंबाला से। इसका नाम ऐसे भी है इनका नाम कि अंबाले वाली जोहराबाई। अंबाले वाली के नाम से इसलिए क्योंकि अंबाला से है, याद रखना। बड़े आगे चलो, एक पेपर करा दिया मैंने, दूसरा पेपर देखो। हम एचटेट में आए हुए बता रही हूँ, मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ हरियाणा जीके के, लेकिन बिल्कुल ये मत सोचना कि सिर्फ एचटेट के हैं, ये सीईटी में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आखिर सब्जेक्ट तो वही है ना, हरियाणा जीके। चलो बच्चों, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा जो 2019 में आयोजित की गई थी, अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि अभी 2024 के भी इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद के पूछे जाएंगे। आ रही है बात समझ? और बाकी इस टाइम था जब इसका उत्तर था बच्चों 28 लाख, ये बात आपको याद रखनी। अब नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2019 का था। इस वर्ष में हरियाणा की विधानसभा की संख्या 90 बढ़ा दी गई है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कब बढ़ा दी गई? 1977 में। और कितनी हो गई हैं? 90। और आरक्षित कितनी है बच्चों? 17। एक दिन में सारी आरक्षित कौन कौन सी सीटें कहाँ की है वो भी कराऊंगी, पेपर में पूछ लेते हैं कई बार बच्चों। कोई नहीं, मैं जब जब क्वेश्चन कराती हूँ तब तब दिमाग में जो जो चीजें रहती हैं आती जाती हैं, मैं कराती रहती हूँ हर एक बात। चिंता मत करो, सारा सिलेबस तभी कहती हूँ मैं सब कुछ करा के भेजूंगी। मैं उन बच्चों के लिए विशेष काम कर रही हूँ जो बच्चे आराम पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जो फीस नहीं दे सकते। ठीक है, मैं लगभग उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। चलो बच्चों, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की संख्या 90 बढ़ा दी गई है? अभी बताया है मैंने 1977 में। 1 नवंबर 1966 को याद करो कितनी बताई? 54। उसी से अगले साल 1967 में हमने कर दी गई बच्चों 81। 1967 के ठीक 10 साल बाद 1977 में कर दी गई बच्चों 90, और जिनमें से आरक्षित रखी गई 17। याद रखना कितनी रखी गई? 17। 1977 में हमारी आरक्षित कितनी थी? 17। हर बच्चे को याद होना चाहिए, टिप्स पे भूलना नहीं है, कितनी बारी करा दिया है। अच्छा, अगला देखो, हरियाणा निम्नलिखित में से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपको याद रखना है सबसे छोटा वन्य जीव, सारे बताऊंगे, अब याद रखना है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों छिलछिला है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। कई बार पेपर में आता है कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है बच्चों? याद रखना कुरुक्षेत्र में है। खोल ही रैतान या शैतान कहाँ है बच्चों? पंचकुला में। कहाँ पे है बच्चों? पंचकुला में। और वीर शिकारगढ़ भी बच्चों कहाँ पे है? पंचकुला में। अब आपको मैं यहाँ ये करा देती हूँ, खापरवास है, खापरवा नहीं है, ये है बच्चों भिंडावास और खापड़वास, दो है ये, और दोनों की दोनों हमारी झज्जर में स्थित है। भिंडावास और खापरवा लिख दिया ना, ये खापरवास है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, ये स्थित है झज्जर में। कहाँ पे है? झज्जर में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ी देर पहले किया ही था, रेवाड़ी में है। तो भिंडावास और खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों? झज्जर में, याद रखोगे। खोल ही रैतान और वीर शिकारगढ़ कहाँ है बच्चों? ये है पंचकुला में, ये भी बात आपको याद रखनी है। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों? ये कुरुक्षेत्र में है, ये भी बात हर बच्चे को याद रखनी है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। खोल ही रैतान और वीर शिकारगढ़ कहाँ है बच्चों? ये पंचकुला में है दोनों। भिंडावास और खापड़वास कहाँ है? ये है हमारे झज्जर में। और भिंडावास के लिए ना आता है हमारे हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है, वो भी आपको याद रखना है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और ये दोनों की दोनों झील भी हैं। भिंडावास भी झील है और खापड़वास झील भी है, ये दोनों की दोनों वहीं पे ही हैं, झज्जर में। पेपर में आता है सबसे सुंदर झील के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, तो ये भिंडावास ही तो सबसे सुंदर झील है, और ये है कहाँ पे? ये झज्जर में है। ये बात हर बच्चे को याद रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ।
बताओ फटाफट। सुश्री सोनिया लाठेर का संबंध किस खेल से जुड़ा है? ये 2-3 बार आ गया बच्चों, ये याद रखना, ये मुक्केबाजी से है। कौन से हैं? मुक्केबाजी से हैं। हमारे चीन के बीजिंग में खेल हुए थे 2008 में, उनमें कांस्य पदक जीतने वाले विजेंद्र सिंह भी किस खेल से संबंधित थे? मुक्केबाजी से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखो और मुझे बताओ, सारे के सारे आपको आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, इसका मतलब 3 बातें सही है, एक गलत है। वो कौन सी गलत है ये बताना है आपको। देखो समझो, सूरजकुंड झील आपको पता है ना सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सभी को पता है, लगभग फरीदाबाद में लगता है। और हाँ, एक ये सूरजकुंड मेला हर एक बच्चे को देख के जाना है। मैंने क्लास ले रखी है सूरजकुंड मेले से रिलेटेड पूरी। गीता जयंती महोत्सव और सूरजकुंड की लगभग लगभग 40 से 45 मिनट की टॉपिक पे क्लास ले रखी है। इस पे 40-45 मिनट का ही ये क्लास है, हर बच्चे को ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि सूरजकुंड मेला हर पेपर में पूछा जाता है। कब शुरुआत हुई, पिछली बार थीम स्टेट क्या था, थीम कंट्री क्या थी, अब की बार कब से कब तक शुरुआत, थीम स्टेट, थीम कंट्री, अंतरराष्ट्रीय गीता, सारी जितने प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे सूरजकुंड मेले की क्लास है। सूरजकुंड मेला नाम से मिलेगी आपको, मेला उत्सव से। वो हर बच्चे को देख लेनी, वो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है वहां से, वो हर एक बच्चा देख लेना। दूसरी बात, एक हरियाणा के परिवहन करके 2 क्लासेस ले रखी है, हर बच्चे को देख लेना है। तीसरी बात, हरियाणा का मंत्रिमंडल हर बच्चे को देख लेना है, क्लास ले रखी है। चौथी बात, हरियाणा की नदियों से संबंधित ये 4 टॉपिक तो चाहे सीईटी दे लेना, चाहे एचडेट दे लेना, यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर बच्चे को ये 4 टॉपिक बताए हैं, ये चारों के चारों टॉपिक बड़े पक्के कर लेने हैं कि यहां से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये मैंने चारों के चारों टॉपिक अपने यूट्यूब पे चल करवा रखे हैं। और हरियाणा की नदियों में तो मैंने विद मैप करा रखी है हरियाणा की नदियां, तो हर बच्चे की हरियाणा की नदियों का टॉपिक कर लेना, सूरजकुंड मेले से रिलेटेड पूरा करा रखा कर लेना, हरियाणा का परिवहन और मंत्रिमंडल, और एक ये है, हाँ बस यही है मंत्रिमंडल, ठीक है। और क्वेश्चन चल ही रहे हैं, बाकी मैंने सारे करा भी रखे हैं सारे टॉपिक, लेकिन ये चारों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इसलिए बता दिया। सूरजकुंड झील बच्चों, और मयूर झील और धोज झील, ये तीनों की तीनों झील फरीदाबाद में है। याद रखना कहाँ पे है? फरीदाबाद में। याद रखना कौन कौन सी झील है? सूरजकुंड झील है, मयूर झील और धोज झील है। पूछा है सही सुमेलित नहीं है, यही नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में नहीं है। सूरजकुंड झील बच्चों फरीदाबाद में है। अब आपको भी मैंने बताया था दमदमा झील गुरुग्राम में है, 3000 एकड़ में फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी झील। तिलियार झील रोहतक में भी बताई थी, बड़खल झील फरीदाबाद में, सभी पे हम बातें कर चुके हैं। बस ये बात याद रखनी है, सूरजकुंड झील, मयूर झील, धोज झील बच्चों फरीदाबाद में है, ठीक है। बढ़े अब आगे, चलो आओ बच्चों। देखो, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये नवाब अहमद अली खान है कौन। इनका पटौदी के नाम से, नवाब पटौदी के नाम से भी नाम है इनका, उपनाम पटौदी के नाम से, क्योंकि पटौदी गुरुग्राम के पटौदी से संबंधित है, इसीलिए इनका नाम है। और ये है सैफ अली खान के पिता। और इनका संबंध कहाँ से है? नवाब अली नहीं, वो अहमद अली है, हाँ ठीक है, फर्रुख नगर से है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कहाँ? फर्रुख नगर, गुरुग्राम से। अगला देखो, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? जो बच्चे पहले क्लास ले रहे हैं उन सभी को एक क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे बताओ। सभी को मैंने करा रखा है, पूरा मैप समेत बता रखा है कौन सा जिला यहाँ टच होता है कौन सा नहीं। आप खुद बताओ इसका उत्तर।
मुझे लग रहा है बच्चों का ना एक सीईटी के रिगार्डिंग एक वीडियो छोटी सी बना देनी चाहिए, मुझे लग रहा है ढंग, क्योंकि बच्चे ना कर नहीं पा रहे। बहुत बच्चे कर तो क्या, फॉर्म तो भर लिया बच्चों ने, कुछ की गड़बड़ होगी, कुछ का कुछ हो गया, बच्चे बहुत कमेंट किए जा रहे हैं। और बच्चों जिसने भी एस्टेट का फॉर्म फिल नहीं किया है, गलती से कोई रह गया था, आज आखिरी तारीख है 5 जून, सभी बच्चे भर लेना। ठीक है, देखो सांझा नहीं करता, गुरुग्राम करता है, पलवल करता है, जींद करता है। मैंने आपको बताया है हमारे हरियाणा के मिड में सिचुएटेड है चरखी दादरी और रोहतक। ये चरखी दादरी और रोहतक ही दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होते। पहले केवल और केवल रोहतक था, अब जब से चरखी दादरी जिला हो गया तो ये दोनों के दोनों जिले किसे हैं, किसी भी अन्य राज्य से बाउंड्री टच नहीं करते। चरखी दादरी पूछ लिया, रोहतक भी पूछा जा सकता है तथा, तो आपको याद रखने हैं दो जिले चरखी दादरी रोहतक किसी के साथ भी बाउंड्री टच नहीं करते। तो इसका उत्तर क्या है, फोर्थ। आगे आओ बच्चों, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन बनाए गए? ध्यान से प्रश्न पढ़ना, पूछा गया है सदस्य सचिव कौन थे? वो थे बच्चों विकास गुप्ता। कौन? विकास गुप्ता, ये आपको याद रखना है। इसका उत्तर है डी। देखो मनोहर ज्योति योजना का संबंध किससे है? नाम से ही पता लग रहा है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चलाई गई, इसीलिए मनोहर, और ज्योति मतलब शोर और रोशनी से संबंधित है। और यहाँ पे जहां पे भी रोशनी आपको दिख रही है वो देख लो, हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी के लिए नहीं, जरूरतमंद परिवारों को एक छोटी सौर प्रणाली प्रदान करना। आपने देखा होगा ना जिनके किले होते हैं दो चार, उनमें वो कर देते हैं सोलर सिस्टम का, तो वो यही है, कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए नहीं। मनोहर ज्योति के नाम से ही दिख रहा है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चलाई गई थी और सौर प्रणाली प्रदान करना है, इसीलिए आपको याद रखना है। इसका उत्तर है बच्चों बी। क्या है? बी। अगला पढ़ो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए पहले का है, लेकिन उस टाइम कृष्ण कुमार हुड्डा को कर दिया गया था। अब मैं आपकी एक क्लास लेके आऊंगी जिसमें सारे के सारे अवार्ड किसको क्या मिले हैं वो बताऊंगी। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन, सारी खेलों से संबंधित मैं आपकी क्लास लेके आऊंगी। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, हर बच्चे को क्लास देखनी है। और हमने करंट अफेयर हर बच्चे को लेनी है। जनवरी से लेके मैंने अप्रैल तक करंट अफेयर करा रखी है। बहुत बच्चे मुझे ये कह रहे हैं मैम फरवरी की अलग से करंट अफेयर नहीं मिल रही। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने हरियाणा करंट अफेयर के नाम से क्लास ले रखी है। उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तीन चारों की थोड़े दिन पहले ही ली थी, शायद 4 महीने की मैंने इकट्ठी करवा रखी। उसमें फरवरी के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के करा रखे हैं। आई मेरी बात समझ? तो वो करंट अफेयर वाली हर बच्ची क्लास ले लेना। अभी मई की मैंने करंट अफेयर नहीं कराई है, मई की 1-2 दिन में आपकी करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। तो मई की भी साथ के साथ, जब तक आपका पेपर नहीं, एस्टेट वाले बच्चों को तो जनवरी से लेके जून तक की करंट अफेयर करके जानी है। और सीईटी वाले बच्चों को जिस माह में पेपर होगा उससे पहले जनवरी से लेके जितने माह तक की करंट अफेयर होगी वो सारी की सारी करके जानी है। क्योंकि जब आप हरियाणा स्टेटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी तैयार करते हो तब जाके आपकी पूरी हरियाणा जीके कवर होती है बच्चों। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। हरियाणा का निम्नलिखित शहरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिस्सा नहीं है? बच्चों सोनीपत भी आता है, फरीदाबाद भी आता है, गुरुग्राम भी। हिसार एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता। नेशनल कैपिटल रीजन, इसके अंतर्गत हमारा हिसार नहीं आता, ध्यान रखना। हिसार नहीं आता, सिरसा नहीं आता, फतेहाबाद नहीं आता। ये कुछ जिले ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, चलो आओ बच्चों, जींद भी नहीं आता। हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता अब भी यही है, 15वीं में भी और 14वीं में यही थे, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। याद रखना, विधानसभा में विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक और बात बता देती हूँ, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जब है ना ये सेशंस होते हैं, विधेयक होते हैं ना, जो भी होते हैं विधानसभा के सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, इनमें जब अगर विपक्ष मजबूत है ना, जब सरकार की जो पक्ष के नेता होते हैं, जब वो बातें चल रही होती है ना, तो ये विपक्ष के ही सारी बातें उठा पाते हैं। इनका दमदार होना, मजबूत होना
बेहद जरूरी है, ताकि सरकार कुछ भी गलत करे तो विपक्ष ही ऐसा होता है कि वहीं पे रोक देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हो, और जो लोगों की नजरों में लेके आते हैं। इसीलिए कहा जाता है विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। चलो बच्चों, दीनाथ सेक्ट साधु बाबा चतुरंगी नाथ चौरंगी नाथ वॉज ऑल्सो नोन एक्स, मतलब क्या कहा गया है, चतुरंगी नाथ है, नाथ संप्रदाय का संबंध कहाँ से है और ये किससे है? इनका नाम था पूर्ण भगत। कौन थे? पूर्ण भगत। पहली बात तो आपको याद रखनी है। नाथ संप्रदाय से संबंधित बात बता देती हूँ, हमारे हरियाणा में नाथ संप्रदाय से संबंधित कुछ है तो वो है केवल और केवल बाबा मस्तनाथ से संबंधित रोहतक के स्थलबोर में। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखने हैं, ये कनफड़े बाबा भी कहे जाते हैं। वहां पे कहाँ पे रहते हैं? बाबा मस्तनाथ। और वहां पे बाबा मस्तनाथ का एक मेला भी लगता है जो कि फरवरी माह में लगता है। ये पेपर में आती हैं बातें। और इनके गुरु कौन है? वो गुरु हैं इनके जो कि राजस्थान में है, गोगा पीर पे जहाँ पे जाते हैं ना गुरु गोरखनाथ। ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, ध्यान रखना। वो राजस्थान में है, लेकिन यहाँ जहाँ पे नाथ संप्रदाय है वो मेरे प्यारे बच्चों स्थलबोर बाबा मस्तनाथ एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है। तो वहां पे है रोहतक में स्थित, ये बात आपको याद रखनी है। और इनका नाम था पूर्ण भगत। बढ़े अब आगे। चलो बच्चों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? आपको याद रखना है बच्चों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था बच्चों रवि कुमार दहिया ने। और ये इनका संबंध याद रखना है, 2020 में कौन से थे ओलंपिक हुए थे? वो ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनका रवि दहिया का खेल कौन सा था? याद रखनी हर एक बात, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। रवि दहिया का मेरे प्यारे बच्चों खेल था कुश्ती। कहाँ था? कुश्ती। इनका संबंध कहाँ से है वो आपको याद रखना है। संबंध है बच्चों सोनीपत के नाहरी गांव से। कहाँ से है? सोनीपत के नाहरी गांव से रवि दहिया का संबंध है, कुश्ती खेल से संबंधित है। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। ये बात आपको विशेष सर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। विनेश फोगाट का भी संबंध कुश्ती से ही सर। चलो आगे बढ़ो बच्चों। निम्नलिखित में से हरियाणा के सबसे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल तक की सेवा बताओ। अब मेरी बात सुनना, अगर लंबे कार्यकाल में एक बार एचएसएससी ने भजनलाल मान लिया, एक बार बंसीलाल मान लिया, ध्यान से सुनना। अब जब ऑप्शन में दोनों हो तो आप प्राथमिकता देना भजनलाल को। किसको देना? भजनलाल को। अगर ऑप्शन में ये नहीं है फिर तो है ही बंसीलाल। ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन भजनलाल है तो मेरे प्यारे बच्चों भजनलाल मानना है। क्या भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री रहे थे? ये बात आपको याद रखनी। क्या उत्तर होगा? भजनलाल। बिश्नोई समाज के सिरमौर जिन्हें कहा जाता है। चलो आगे बताओ। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़ो। भिवानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्या भिवानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है? अब नहीं है, था। पर कब तक था? जब 1 दिसंबर 2016 को या 16 नवंबर 2016 को जब हमारा चरखी दादरी भिवानी से अलग नहीं हुआ था, जब अकेला भिवानी था, मतलब चरखी दादरी भी भिवानी के अंतर्गत शामिल था, चरखी दादरी अलग से जिला नहीं बना था, तब तक हमारे हरियाणा का जिला भिवानी एरिया में सबसे बड़ा था। लेकिन जैसे ही चरखी दादरी बना उसके बाद से हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है मेरे प्यारे बच्चों सिरसा। क्या है? सिरसा। अब फिर इसका मतलब सबसे बड़ा जिला ये नहीं है तो फिर कौन है? सिरसा। और उसका एरिया आपको याद रखना है। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो सिरसा एरिया में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है बच्चों सबसे छोटा फरीदाबाद, सबसे बड़ा सिरसा। 4277 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारे याद रखना है सिरसा का क्षेत्रफल है, जिसमें कि 1 किलोमीटर में 303 लोग रहते हैं। याद रखना। वैसे हमारे हरियाणा की ओवरऑल पूछा जाए तो 579 रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरा में। ठीक है। अच्छी अगली बात, हिसार जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है। बिल्कुल नहीं, दोनों ही बातें गलत हैं। हिसार भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं है। भिवानी क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से तो है फरीदाबाद और एरिया के हिसाब से है सिरसा। इसका मतलब दोनों की दोनों बातें गलत है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। इसका मतलब ऑप्शन है बच्चों सी। क्या है? सी। उम्मीद करती हूँ बातें आपको समझ आ रही होंगी बच्चों। न तो एक सही है और ना ही बी सही है। इसका मतलब सिरसा में एरिया में, सिरसा का क्षेत्रफल एरिया में सबसे बड़ा ये और इतना है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा है बच्चों फरीदाबाद। वो भी आपको याद रखना है। बढ़े हैं आगे। चलो, जिला में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है? आप याद रखोगे वन क्षेत्र में बच्चों यमुनानगर है। हमने पढ़ लिया। एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर, दूसरा आपको याद रखना है कालेसर नेशनल पार्क।
जिसकी की स्थापना 2003 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 2003 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक शिव का मंदिर भी है कालेसर नेशनल पार्क के अंतर्गत ही। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और बात आपको क्या याद रखनी है? यहाँ पे चूहोपुर में हर्बल पार्क है। हर्बल पार्क अब तो हमारे बहुत हो गए, लेकिन सबसे पहला जो हर्बल पार्क था मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा यमुनानगर में ही खोला गया था। पेपर में आता है ये हर्बल पार्क कब बनाया गया था? 2003 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। और कौन सी जगह पे बच्चों? चूहपुर गांव में हर्बल पार्क पहला चूहपुर जगह पे है, ठीक है। चूहपुर जगह है, याद रखनी है। तो यमुनानगर में हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे पहला हर्बल पार्क 2003 स्थापना। कई बार पूछ लेते हैं, रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी है, रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क। एक गुड़िया ने पूछा हुआ, जो भी क्लास देखे पूछ लेना, खाटू श्याम के नाम से है, पता नहीं लड़की है लड़का है। हेलो मैडम, ये पूछना था ईडब्ल्यूएस का फॉर्म कब स्टार्ट होगा बने? ईडब्ल्यूएस का हो भाई, चाहे बीसी का हो, बीसीए हो कैटेगरी, बीसीबी हो, जो भी कैटेगरीज है, अदर कैटेगरीज, वो मेरे प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 12 जून से पहले का होना चाहिए। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ हो बच्चों, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 12 जून से पहले का होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। बाकी मेरे को लग रहा है बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैम ये बात क्लियर कर दो। करूंगी, आज मैं कोशिश करूंगी, इसके बाद बता दूंगी आप लोगों को, मत चिंता करो। पहले तो मैं खुद ही सारी चीजों को डिटेल में एनालाइज करूंगी, साइट पे सब कुछ डिटेल में देके सही बात आपको मैं बता दूंगी। कोई बात नहीं, चिंता ना करो आप, बता दूंगी सारी बातें। देखो बच्चों, जिला सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो याद रखना है यमुनानगर। हर्बल पार्क आपको जरूर याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। हर्बल पार्क 2003 में चूहपुर, ये याद रखना है। कालेसर नेशनल पार्क 2003 में, ये भी बात आपको याद रखनी। इसका मतलब दोनों ही बातें 2003 की है। रखोगे याद? बढ़े आगे। चलो बच्चों, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान है? आपको याद रखने हैं। लगभग लगभग ये आनुवंशिकी है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों करनाल में ही है हमारी। कहाँ पे है? करनाल में ही है। हिसार में अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में। बुफेलोज का कहाँ पे है? हिसार में। ये बातें आपको याद रखनी। इसका उत्तर है करनाल। करनाल में ही हमारा एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी की स्थापना 1955 में हुई थी। ये भी हमारी कहाँ पे है? करनाल में है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो बच्चों, आगे आओ, बताओ इसका उत्तर बताओ आप। क्या है ये? क्या लिख दिया? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। डिवीजन, ओके। हमारे मंडल हैं बच्चों 6। कितने हैं मंडल? 6 हैं। कौन सा किस डिवीजन के अंतर्गत आता है? भाई मैं मैप कहती हूँ ना, मैं बहुत बार कि आप लोगों को मैप आना चाहिए, मैप आना चाहिए। जिस बच्चे को मैप आता है, पता लग जाएगा कि पंचकुला के आसपास भाई अम्बाला है, पंचकुला पंचकुला के आसपास कहीं यमुनानगर है, कहीं कुरुक्षेत्र है, करनाल के आसपास कहीं कैथल है, कहीं पानीपत है, सिरसा भिवानी, सिरसा के पास फतेहाबाद है, हिसार है, जींद है, ये सारे आसपास है। भिवानी पास में है, महेंद्रगढ़ पास में है, ये सारे चीजें। इसीलिए तो कहती हूँ कि हरियाणा का पूरा मैप आना चाहिए। आपको पता है हमारे हरियाणा के मंडल हैं 6। अब ये पूछा गया है कौन से मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। अब देख लो आप, देखो निम्नलिखित का हिसार, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा। अब कुछ भी नहीं पता है क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ही गलत कर रखा है। मंडल 6 है बच्चों। पंचकुल मंडल कौन कौन से हैं ये तो याद कर लो। घर के एफ, ये हमारे मंडल है। इसका मतलब कौन कौन से मंडल हैं? गुरुग्राम हमारा मंडल है बच्चों, हिसार हमारा मंडल है। हमारे 6 डिवीजन है, 6 मंडल है, और 6 मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो मैं बता दूंगी आपको। हमारा अंबाला मंडल है, रोहतक हमारा मंडल है, करनाल, अच्छा यही पूछा गया कौन कौन से मंडल है। हाँ ठीक है, ठीक है, करनाल है और फरीदाबाद है। भाई ये हमारे मंडल है, इनसे अलावा जो भी है वो मंडल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब महेंद्रगढ़ मंडल नहीं है, रोहतक मंडल है, सिरसा मंडल नहीं है, सोनीपत मंडल नहीं। हाँ यही पूछा गया भाई, कौन सा मंडल है और कौन सा नहीं है। देख लो अब कौन सा है कौन सा नहीं है।
हमारे मंडल हैं 6। 6 याद रखने आपको कौन कौन से मंडल हैं। ये अलग से लिख देती हूं, देख लो। हेलो, हाँ जी, ओके। मंडल हैं बच्चों हमारे 6। अब वो कौन कौन से हैं देख लो 6। एक है गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। घर के F ऐसे याद रख लेना, एक तरीका है मंडल को याद करने का। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। फतेहाबाद नहीं है, फरीदाबाद है। के मतलब ना कैथल ना कुरुक्षेत्र, करनाल है। R मतलब रेवाड़ी नहीं है, रोहतक है। A मतलब अंबाला है। H मतलब हिसार है। G मतलब गुरुग्राम है। इसका मतलब हिसार हमारा मंडल है, पंचकुला हमारा मंडल नहीं है, गुरुग्राम हमारा मंडल है, हिसार हमारा मंडल है, सोनीपत नहीं है, अंबाला हमारा मंडल है, रोहतक हमारा मंडल है। ये देख लो भाई, ए है, बी है, ये देख लो। मतलब मैंने आपको ऑप्शन ये टाइप गलत कर रखा है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं मंडल कौन कौन से हैं। 6 है, ये मंडल है, ये याद रख लेना। इसमें ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, बट आपको याद होने चाहिए, पेपर में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से लिखा होगा। यहाँ पे टाइप गलत कर रखा है बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए लेक प्लेस। अभी बताई थी मैंने, देखो बड़खल झील हमारी कहीं सही सुमेलित नहीं है। बड़खल झील बच्चों फरीदाबाद में है, पता है। बेंडावास खापड़वास झज्जर में है, बताया था मैंने। बुलबुल झील जींद में, सबसे पहला क्वेश्चन में ही मैंने बताया था। चंदेली झील, उजीना झील, ये बच्चों मेवात में है, गुरुग्राम में नहीं है, याद रखना। जिसका कि नाम अब पड़ गया है नू, चंदेली झील, उजीना झील, ये दोनों की दोनों बच्चों झील हमारी कहाँ पे हैं, मेवात में। कहाँ पे हैं, दोनों की दोनों मेवात में है, याद रखना है। चंदेली झील और उजीना झील बच्चों हमारी कहाँ है, मेवात में है। ये बात आप याद रखना। उम्मीद करती हूँ सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और ये थी आज की अपनी क्लास मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन कल करेंगे, मेरी कोशिश कल, चिंता ना करो, जीके की आगे के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ये एचटेट के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको एचटेट में आने वाली करंट अफेयर और हरियाणा जीके कंप्लीट करा के भेजूंगी, चिंता मत करना। साइकोलॉजी पूरी करा के भेजूंगी, हिंदी पूरी करा के भेजूंगी। आ रही है मेरी बात समझ। और इंग्लिश की मैं आपकी एक बड़ी सी क्लास किसी टीचर के द्वारा, इंग्लिश की क्लास बहुत जल्दी आपकी मैं लगवाऊंगी, चिंता मत करो। एचटेट के पीवाईक्यू और सीईटी के भी पीवाईक्यू कराऊंगी, चिंता मत करना। हर एक बच्चे को जो इंग्लिश की क्लास आएगी मैं बता दूंगी, पहले अनाउंस कर दूंगी। इंग्लिश की क्लास आएगी, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जो टीचर है ऑलरेडी इंग्लिश के ही गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है, उन्होंने 12 पेपर खुद ने पास किए हुए हैं, उन्हीं से आपको पढ़वाऊंगी। ऐसे कोई भी नहीं एरा गैरा नथु गैरा खड़े कर दिए यहाँ पे पढ़ा दिए, नहीं बच्चों, बिल्कुल एक्सपीरियंस टीचर को ही यहाँ पे लाके खड़ा करूंगी, जो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश को टीच करेंगे, ठीक है, चिंता मत करना। और अच्छा, सैटरडे को मैं आपको हिंदी की क्लास लूंगी, सभी बच्चे ले लेना, जिसमें हम परसों की क्लास में बिल्कुल महा मैराथन, जिसमें पूरी हिंदी आपको मैं रिवाइज करा दूंगी। और कल अपनी हरियाणा जीके की ही क्लास रहेगी, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ। और मैं आपको कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है सीईटी का, वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, चिंता मत करो। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं अभी सबके देखूंगी कमेंट्स, और सभी बच्चों की अभी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, चिंता मत करो। आराम पूर्वक पढ़ते रहो, पेपर आएंगे, पेपर जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पढ़ते रहना है। आप पेपर देते हो, बहुत बार पेपर देने पड़ते हैं, बहुत बार रह जाते हो, बहुत बार पास हो जाते हो, ऐसे ही करके एक पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाता है, यही चलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पहला पेपर दिया और उसी में ही पास हो गए, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। तो मेहनत करनी पड़ती है, कई बार आप फेलियर होते हो, फेलियर के बाद ही आपको सफलता मिलती है, हर किसी के साथ यही है, ठीक है। बड़े ही आराम पूर्वक पढ़ते चलो, किसी की जितनी हर्डल्स, जितनी बाधाएं आपके लाइफ में आ रही है, उसका 101% ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जब आपको चारों तरफ से ये दिखने लग जाए ना कि कुछ भी नहीं दिख रहा, हर जगह से सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है, तब कहीं जाके अच्छा होता है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। तो जिसके साथ भी बहुत परेशानियां हो रही है, चिंता मत करो, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, बस उसका इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते रहो,
कौन क्या कह रहा है उन बातों को साइड करके लगातार पढ़ते रहो। आपके हाथ से कोई बुक नहीं छीनने वाला। कलेश कर सकते हैं बस, जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहना। घर वाले भी कलेश रखते हैं, उनसे दूर रह के बस पढ़ के सफल हो जाना। यही जो लोग आपको गलत कह रहे हैं, यही लोग वही होंगे जो सफलता के बाद आपको ये कहेंगे कि मैं तो पता ही था ये बच्चा सफल होने वाला है। उन्हीं लोगों से बिना कुछ बोले जो जवाब देना है ना, वो सबसे बढ़िया जवाब है। तो किसी की बातों को दिल पे मत लिया करो, बिल्कुल आराम पूर्वक पढ़ते रहो। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं, मेरे भी आई थी, एक टाइम ऐसा था, अब आपके टाइम चल रहा है समस्याओं का। कोई बात नहीं, जैसे मैं निकल गई ऐसे आप भी निकल जाओगे, ठीक है। बड़े आराम पूर्वक पढ़ते रहो। समस्या आए तो पूछ लेना, और क्लास पसंद आए लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और जो नए बच्चे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सी क्लास कब आ रही है। और ये जो क्लास पढ़ाई गई है बच्चों, ये आपको PDF मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अपना रोजगार विद पूनम से ही हर एक बच्चा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी क्लास रहेगी हरियाणा GK की ही, ठीक है। सभी बच्चे क्लास को ले लेना, और शनिवार को आपको मिलेगी हिंदी की क्लास। चलो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। और आप लोगों की डिमांड पे इंग्लिश की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है अपने ही चैनल पे। चलो धन्यवाद। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई।